खजाना। यह सुनकर ही हम में से हर किसी के अंदर यह चाहत जाग जाती है कि कैसे यह हमें मिल जाए। इस बुक में भी इसी तरह के एक खजाने की कहानी सुनने के लिए मिलती है। हालांकि इस कहानी में जिस खजाने की बात हो रही है, अंत में यह पता चलता है कि वह खजाना तो वास्तव में हमारे, आपके, हम सबके अंदर ही छिपा हुआ है। यह खजाना ज्ञान का है, वह ज्ञान जो हमें इतनी ऊंचाइयों तक अपनी जिंदगी में लेकर जा सकता है, जहां से कि हमारी जिंदगी किसी भी चीज की मोहताज नहीं रहती और हमारा पूरा जीवन खजाने से भर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति, हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। परिचय। दोस्तों, यह कहानी है सांटियागो की, जो स्पेन के एंडालूसिया में रहता था, जिसने अपने फैशन को फॉलो करके अपने सपनों को पूरा किया। सैंटियागो बचपन से ही वर्ल्ड ट्रैवल के सपने देखता था और वहीं उसके पिता उसको पुजारी बनाना चाहते थे। लेकिन उसने एक दिन हिम्मत करके अपने पिता को अपने पैशन के बारे में बता दिया, तो उसके पिता ने उसको बोला कि हमारी कैटेगरीज में दो तरह के लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं, एक अमीर लोग, दो चरवाही। अमीर तो हम हैं नहीं, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? अब इस पर सांटियागो का जवाब था कि अगर मेरे वर्ल्ड ट्रैवल का सपना चरवाहा बनकर पूरा हो सकता है तो मैं चरवाहा बनूंगा। अब अपने बेटे की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर के आगे झुककर उसके पिता ने अपने सेविंग्स में से कुछ रुपए भेड़े खरीदने के लिए उसे दे दिए। सांटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीद लिए और अब एक शहर से दूसरे शहर जाना ही उसका रोज का रूटीन था। सांटियागो भेड़ों के खाने पीने का ध्यान रखता था और भेड़ें उसके ट्रैवल के सपने को सच कर रही थी। भेड़ियों से निकलने वाली उल उसके किताबें पढ़ने और उसके दूसरे डेली एक्सपेंसेस को कवर कर रही थी। एक दिन वो अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचा। उसने वहीं रात बिताने का फैसला लिया। उसने अपनी जैकेट से फर्श पर झाड़ू लगाई और उस किताब का तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था। उसने खुद से कहा कि उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है और ज्यादा आरामदायक तकिया बनाती है। उस रात उसको वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले उसे आया था, और एक बार फिर वो उसके खत्म होने से पहले ही उठ गया था। चलने वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी कभी वो उन गांवों में जो कुछ भी देखता था, भेड़ों को वो सब बातें बताता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने उनसे केवल एक ही बात की थी, एक लड़की जो कि एक व्यापारी की बेटी थी, जो गांव में रहती थी, जहां वो लगभग 4 दिनों में पहुंचेंगे। साल भर पहले वो एक बार उस गांव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वो दोपहर से पहले तरीफा पहुंच जाएगा। उसे अचानक याद आया कि तरीफा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़के ने कहा, मुझे एक ही सपना 2 बार आया। मैंने सपने में ये देखा कि मैं मैदान में हूँ, एक बच्चा आया और मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। आपने सपनों में विश्वास करें। बूढ़ी औरत ने कहा, अपने सपने के बारे में और बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और एकदम उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र, इजिप्ट के पिरामिड ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड पर जाना चाहिए और वहाँ पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अब वो कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। वो फिर कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और वो चौक प्लाजा के पास एक बेंच पर बैठ गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ और प्यासा था और उसने पूछा कि क्या वो लड़के की शराब का एक घूंट ले सकता है। लड़के ने अपनी बोतल ये सोच कर दी कि बूढ़ा उसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? बूढ़े ने कहा, मैं सेलम से हूँ। और आप सेलम में क्या करते हैं? उसने पूछा।
मैं सेलम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सेलम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब सी बातें करते हैं। लड़के ने कहा, मुझे मेरी किताब दो, मुझे जाकर अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। उस बूढ़े व्यक्ति को भी उसके सपने के बारे में पता था। शायद वह बूढ़ा आदमी उस भविष्य बताने वाली औरत का कोई जानकार था। उसने सांटियागो की सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया और उसको कहा कि अपने सपनों को रियलाइज करना ही अपने लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जब आपको अपने सपनों को पूरा करने की इंटेंसली डिजायर होती है, तब सारी कायनात आपको आपके सपने को पूरा करने में मदद करती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे यह भी कहा कि कई बार मुश्किलें तेरे सामने आ जाएगी और तू कंफ्यूज होगा, तब तुझे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिसे तुझे सही रास्ता चूज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की यह बातें सुनकर सांटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए कन्विंस हो गया। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने खजाने के बीच चुनना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लाया था। लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसने हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाने को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है जो उसने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े ने अपनी थैली खोली और लड़के को एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उन्हें यूरिम और थुम्मिम कहा जाता है। काला हाँ और सफेद नहीं का संकेत था। जब तुम्हें संकेतों को और ऐसा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या आपके पास पैसे हैं। लड़के ने सोचा कि ये एक अजीब सवाल था। उसने अपने पाउच से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाया। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टांजिया की गलियों में एक साथ चले। उस लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, लेकिन मुझे 2 ऊंट खरीदने हैं। वो एक चौक के बीचों बीच पहुँचे जहाँ बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाईं। आखिर उसके पास उसका सारा पैसा था। अचानक उसने सबसे सुंदर तलवार देखी। लड़के ने खुद से वादा किया कि जब वो पिरामिड से लौटेगा तो वो उस तलवार को खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस स्टॉल के मालिक से पूछो कि तलवार कितने की है। जब वो पीछे मुड़ा तो उसे अपना नया साथी कहीं नहीं मिला। वो वहीं रुका रहा और अपने दोस्त का इंतजार करता रहा, लेकिन उसका नया दोस्त आया ही नहीं। सारे पैसा लेके चला गया था। अब सांटियागो फिर से बहुत परेशान हो गया क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। ना ही उसके पास भेड़ें थी और ना ही इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के लिए पैसे थे। वो बिल्कुल होपलेस सा हो गया था। फिर वो ही पास में एक दुकान की फर्श में सो गया। क्रिस्टल व्यापारी दिन के साथ जाग गया और उसे फिर से चिंता महसूस हुई जो वह हर सुबह महसूस करता था। वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक पहाड़ी की चोटी पर एक दुकान जहाँ कुछ ही ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहाँ बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर कुछ ही दुकानें रह गई। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपने जीवन के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में गुजारे थे और अब कुछ और करने में बहुत देर हो चुकी थी। बाहर देखा एक लड़का सोया है। उसे बात की तो सब कुछ बता दिया और लड़के ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं खिड़की के उन शीशों को साफ कर सकता हूँ। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। जैकेट निकालकर वो शीशा साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने खिड़की की सारी शीशे साफ कर लिए थे। जब उसने सफाई पूरी कर ली तो उसने उस आदमी से कुछ खाने को कहा। क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं और कुछ दोपहर का खाना खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ।
मैं पूरी रात काम करूंगा और मैं तुम्हारी दुकान में क्रिस्टल के हर टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसा। यहाँ तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल को साफ करते हैं, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन कमाते हैं, फिर भी आपको पिरामिड जाने के लिए पैसे उधार लेने होंगे। यहाँ और वहाँ के बीच हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। और एक और लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की थी। अगर वह रोजाना काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ भेड़ खरीद पाएगा। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए उसे कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए एक डिस्प्ले केस बनाना हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले कभी केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई ग्राहक क्रिस्टल की दुकान में आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम करता है तो वह स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को शिकायत करते सुना कि पहाड़ पर एक अच्छी चाय पानी की जगह नहीं है। लड़के ने कहा, हम चाय बेचनी शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती है, लेकिन हम क्रिस्टल ग्लास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा लेंगे और गिलास खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ चढ़ करके ये चाय पीने लगे। लड़का सुबह से पहले उठ गया। 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखे थे। लड़के के पास पैसे का एक बंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि वो उससे 120 भेड़े, वापसी की टिकट और अफ्रीका से चीजों को अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस खरीदने के लिए बहुत थे। लड़के ने कहा, मैं आज जा रहा हूँ। मेरे पास उतना पैसा है जो मुझे अपनी भेड़ खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए, लेकिन वह अब अपने फैसले से खुश नहीं था। सपने खोने लगते हैं। एक सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरे 1 साल तक काम किया था और वह सपना का महत्व, इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा एक चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा कि भेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है और मैं यह नहीं भूल पाया कि ये कैसे करना है। लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुँचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उसे अचानक बहुत खुशी का अनुभव हुआ। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक अंग्रेज बेंच पर बैठा था जिसमें से पसीना और धूल की गंध आ रही थी। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में बहुत समय बिताया था और एल्केमी पर सभी दुर्लभ, रेयर और सबसे महत्वपूर्ण किताबों को खरीदा था। अंग्रेज एल्केमिस्ट से मिलने जा रहे थे। बाहर सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा सा कैरावान बनाया गया था। फिर एक जवान अरब अंदर आया, वो सैंटियागो था। एक बड़ी दाढ़ी वाले ने कहा, मैं कैरावान का नेता हूँ। उस अंग्रेज ने बहुत कम बात करता था, जिसने अपना ज्यादा समय उसकी किताबों के साथ बिताया। लड़के के पास भी एक किताब थी जो उसने सफर के पहले लिया था। उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन भूकंप आई, धरती कांपने लगी और नीली नदी अपने टाटों पर बहाने लगी। जमीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ा। इसलिए अब मैं ऊंट चलाता हूँ। उस रात एक ऊंट चालक आग के पास आ गया जहाँ अंग्रेज और लड़का बैठे थे। उसने उन्हें बताया कि आदिवासियों ने आपस में लड़ाई शुरू की है। अंग्रेज ने पूछा कि क्या वो खतरे में है। ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर चलने लगे। लड़के ने अंग्रेज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा, मैं कैरावान पर ध्यान दूंगा, और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा।
जिस किताब में लड़के को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी उसमें एक नामी अल्केमिस्ट की कहानी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी लैब में मेटल्स की शुद्धि करने के लिए बिताया था। उनका मानना था कि अगर किसी धातु को कई सालों तक गर्म किया जाए तो वह अपने आप को सभी किरदारों से मुक्त कर देगा। उन्होंने उस खोज को मास्टरवर्क कहा। वो आधा लिक्विड था और आधा सॉलिड। लड़के ने सीखा कि मास्टरवर्क के लिक्विड पार्ट को जीवन का अमृत एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं और ये सारी बीमारियों से भी बचाता है और इसी की वजह से अल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते। और सॉलिड पार्ट को फिलोसोफर स्टोन कहते हैं। इसका थोड़ा सा टुकड़ा ही किसी भी धातु को सोना बना सकता है। सूरज उगते ही लड़का जाग गया। वहाँ उसके सामने खजूर की एक बड़ी कटार थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। अंग्रेज ने कहा, हमने ये कर दिया। वो भी जल्दी जाग गया था। उन लोगों को अब लड़ाई खत्म होने तक ओएसिस में रुकना होगा। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। उसने खुद को कहा, हिम्मत मत खो। लड़के को उसके दोस्त से दूर एक तंबू में दूसरे लड़कों के साथ जगह दी गई थी। लड़के ने उन्हें एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया और जैसी ही वो अपने क्रिस्टल की दुकान पर अपने अनुभवों के बारे में बताने वाला था, अंग्रेज तंबू में आया और वो लड़के को बाहर ले गया और कहा, मैं पूरी सुबह तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे यह पता लगाने में आपकी मदद करो कि अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। पहले तो उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह ढूंढा और उन्हें ये पता चला कि जितना वो सोच सकते थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा है ओएसिस। अंग्रेज ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया और एक कुएं के पास लड़के के साथ बैठा। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। अंग्रेज ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्केमिस्ट यहाँ कहाँ रहते हैं। औरत ने कहा कि उसने ऐसे आदमी के बारे में कभी नहीं सुना और जल्दी से चली गई। लड़के ने कहा, मैंने पहले कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना था, शायद यहाँ भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठीं और बोला, शायद यहाँ कोई नहीं जानता है कि अल्केमिस्ट क्या होता है। पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुँची। उसके कंधे पर एक बर्तन था, उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़के अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया। लड़की के करीब गया और जब वह मुस्कुराई तो उसने भी ऐसा ही किया। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने कहा, फातिमा। लड़के ने उससे उस आदमी के बारे में पूछा जिसने लोगों की बीमारी ठीक की। लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ एक अजीब सा आदमी रहता था। फिर उसने अपना बर्तन पानी से भर लिया और चली गई। अगले दिन दोनों अल्केमिस्ट से मिलने गए। अल्केमिस्ट मिल गया। अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा कि वो सीखना चाहता है कि धातु को सोने में कैसे बदला जाए। अल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आ गई और उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया। लड़के ने कहा, मैं आपको एक ही बात बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की ने मटका गिरा दिया और पानी फैल गया। मैं तुम्हारा यहाँ रोज इंतजार करूँगा। लड़ाई की वजह से हम यही रुके। मैं एक खजाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करने आया हूँ जो पिरामिड के पास कहीं है और मेरे लिए ये लड़ाई एक श्राप की तरह थे। लेकिन अब ये एक आशीर्वाद है क्योंकि ये मुझे तुम्हारे पास लाया है। जब वो लगभग 1 महीने के लिए रेगिस्तान में था तो कैरावान के नेता ने अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि लड़ाई कब खत्म होगी, इसलिए हम अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकते। लड़ाई लंबी समय तक चल सकती है। वो लोग वही चले गए जहाँ वे रह रहे थे और लड़का उस दोपहर फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा, जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सपना देखा है कि रेगिस्तान मुझे एक अद्भुत उपहार देगा। अब मेरा तोहफा आ गया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह वो यह सोचकर वही बैठ गया। उसने अपने ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर देखने पर उसने देखा कि बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। अचानक बाज में से कुछ चमकने लगता है।
जैसे ही उसने ऐसा किया, लड़के के पास अचानक एक छवि आ गई, एक सेना जिसकी तलवारें तैयार है, ओएसिस की तरफ आ रही है। इसी वजह से वो अल्केमिस्ट से मिल पाया। अल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊंट बेच दो और एक घोड़ा खरीदे लो। अगली रात लड़का घोड़े के साथ भेजा गया अल्केमिस्ट दिखाई देता है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, और उसने तुरंत अपने दिल में शांति महसूस की। अल्केमिस्ट ने कहा, हम कल सूरज निकल, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पिरामिड के पास कौन सी वो जगह है जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। लेकिन तभी ही उसको एक अच्छा सिग्नल मिलता है, जिससे वह पहचान सका कि यहाँ पर ही खजाना छुपा है, और वो सिग्नल यह था कि उस जगह पर स्क्राइब बिटल थी, क्योंकि इजिप्ट में स्क्राइब बिटल को भगवान का सिंबल माना जाता था, और इसीलिए उसने सोचा कि खजाना यहीं पर छुपा हुआ होगा। फिर उसने वहाँ खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ पैरों की आवाज सुनी, कुछ लोग उसके पास पहुँचे। एक आदमी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा, हमें पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ सोना है। उन्हें लगा कि उसने शायद जमीन में सोना छिपा रखा है। उन्होंने लड़के से खोदना जारी रखवाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही सूरज उग आया, आदमियों ने लड़का को पीटना शुरू कर दिया। अंत में लड़के ने चिल्लाया कि मैं खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ और इजिप्ट के पिरामिड के पास छिपे हुए खजाने को 2 बार सपनों में देखा था। उन्होंने उस लड़के को वहीं छोड़ दिया। उस ग्रुप का जो लीडर था कहा, एक आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी बार बार सपना आ रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्पेन के गांव की यात्रा करूं और एक बर्बाद चर्च की तलाश करूं जहां चरवाहा और उसकी भेड़ सोई हो। सपनों में मुझसे कहा गया था कि अगर मैं वहां खोदूंगा तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि पूरे रेगिस्तान को एक सपने पर विश्वास करके पार करूं। और वे चले गए। लड़का खड़ा हो गया और पिरामिड को फिर से देखा। उसका दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब वो जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का छोटे टूटे चर्च में पहुंचा और खुदाई के बाद उसे वहां खजाना मिला। और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने सपनों का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फातिमा के पास चला गया, और कहानी खत्म हो गई। तो इस गजब की कहानी से 4 सीख जो मुझे लगता है काफी जरूर है। खजाना वही है जहां आप हो, मतलब आपके अंदर। लेकिन ये पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। सैंटियागो के साथ बुरा हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। हम थोड़ी सी ही असफलता देखने पर हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सैंटियागो की तरह गिरकर उठना चाहिए और अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार के प्रेरणा की तरह वो हमें हमारे लक्ष्य तक जाने में कभी नहीं रुकेगा। और जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं और हमारा भला चाहते हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीकों से जी पाएंगे। धन्यवाद।